information helpful for HSSC, SSC, HPSC and other one day competitive exams। हमने ये हमारे बीच में हम आपके बीच में लेकर प्रस्तुत हुए हैं ये दूसरी वीडियो यूट्यूब की। पहली वीडियो में हमने बात की थी पॉलिटिकल साइंस के बेसिक पॉइंट्स के बारे में। हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो इस तरीके से पढ़ाएंगे जिस प्रकार से आप घर में सीरियल देखते हो। उसमें पहले ये आता है कि अब तक, तो हम पहले जो आप लोगों का रिवीजन करा रहे हैं कि अब तक क्या हुआ था, हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बेसिक्स बातें पढ़ी थी। वो पढ़ी थी सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन, परिभाषा। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस के जनक और शुरुआत। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था ये सब था राजनीतिक विज्ञान के बारे में, राजनीतिक विज्ञान के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा था पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था के बारे में। और इसमें हमें 3 बातें पढ़नी थी, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। एक बात हमने पढ़नी थी संविधान, एक सरकार और एक संसद। हम जो पॉइंट लेकर चले थे वो लेकर चले थे संविधान। हमने इसके बेसिक्स पॉइंट पढ़ लिए थे। संविधान की जो डेफिनेशन थी वो हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। वो ये पॉइंट लेकर चले हुए थे कि सबसे पहले संविधान की अवधारणा अर्थात विचार किस देश को आया, उस देश के बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे और वो देश है फ्रांस। इसके बारे में हमने इसकी कैपिटल और इसके प्रेसिडेंट्स और इसकी मुद्रा के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात कर रहे हैं, हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस देश के बारे में। सबसे पहले हम फ्रांस देश के बारे में पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे हम इसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध बातें हैं वो। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, वो देखते हैं सबसे ज्यादा टाइम जोन। सबसे ज्यादा टाइम जोन अकेले फ्रांस में 12 टाइम जोन हैं जो पूरे संसार में सबसे ज्यादा टाइम जोन है। भारत में एक टाइम जोन है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि वो कितने डिग्री से होकर और कहां से होकर गुजरता है। भारत में जो समय रेखा निर्धारण है वो कहां से किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं फ्रांस के बारे में ही। फ्रांस का एक अन्य नाम है वो है फैशन कंट्री। फैशन कंट्री, अच्छा फैशन करते होंगे इसी कारण इसका नाम फैशन कंट्री है। अब संसद, फ्रांस की संसद में 2 हाउस हैं, एक है सीनेट और एक है राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा, ये जो सीनेट है ये ऊपरी सदन है, फ्रांस में ऊपरी सदन, और ये निम्न सदन है। निम्न सदन, ऊपरी सदन भारत में जो ऊपरी सदन है वो राज्यसभा है, निम्न सदन है वो लोकसभा है। जैसे जैसे हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ते हुए जाएंगे तब इनके बारे में पूर्ण डिटेल से हम लोग जानेंगे। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम लोग जानेंगे। अब एक पॉइंट आता है, एक बहुत ही जरूरी तारीख है जो फ्रांस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है, वो है 2 अगस्त 1830। एक लुई एंटोनी नामक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति बादशाह बने थे इस तारीख को। लुई एंटोनी नामक ये व्यक्ति बादशाह बने थे। जो हर कोई जो भी सत्ता में आता है, जो भी इसमें राजनीति में आता है, वो यही चाहता है कि उसका शासन लंबे समय तक चले, चाहे उसको कोई भी तरीका अपनाना पड़े, लेकिन उसका शासन लंबे समय तक चलना चाहिए। लेकिन ये लुई एंटोनी नामक जो व्यक्ति थी, ये फ्रांस के बादशाह बने 2 अगस्त 1830 को। ये केवल 20 मिनट के लिए बादशाह बने, 20 मिनट के लिए बादशाह बने। और ये 20 मिनट के बादशाह बनने के कारण इसे एक निकनेम दिया गया, किंग ऑफ 20 मिनट्स। किंग ऑफ 20 मिनट्स। अब एक बार जो लिखा है इसको फिर से देखते हैं। हम बात कर रहे थे फ्रांस देश के बारे में, सबसे ज्यादा टाइम जोन है कितने, 12। फ्रांस का अन्य नाम है, निकनेम जो है वो है फैशन कंट्री।
और इसकी संसद है, जो पार्लियामेंट है उसको संसद नाम से ही जाना जाता है। उसमें दो हाउस है, एक सीनेट और एक राष्ट्रीय सभा। ये ऊपरी सदन है और ये निम्न सदन है, राष्ट्रीय सभा। फिर एक तारीख की बात करते हैं, 2 अगस्त 1830 को लुई एंटोनी नामक व्यक्ति बादशाह बने थे। यहाँ पर 20 मिनट के लिए बादशाह बने थे, इस कारण इसे किंग ऑफ 20 मिनट्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो की स्पीड से प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग YouTube में एक ऑप्शन है, जिसको स्पीड स्लो लग रही है वो फास्ट कर सकता है और जिसको फास्ट लग रही है वो स्लो कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एफिल टावर के बारे में। फ्रांस में प्रसिद्ध है एफिल टावर। यह फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित है। पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसकी जो हाइट है वो है 324 मीटर। और एफिल टावर का नाम एफिल टावर इसलिए पड़ा था क्योंकि जो इसके वास्तुकार थे, वास्तुकार वो थे जी एफिल। पूरा नाम है उनका गुइस्ताव एफिल। अब इसकी प्रसिद्धि जानते हैं, किस लिए प्रसिद्ध है। यह फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है एफिल टावर। उसके बाद में जानते हैं जो ये फ्रांस देश है ये यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी वो है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक इसकी जो हाइट है वो है 4801 मीटर। माउंट ब्लैंक की यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है और उसकी जो हाइट है वो है 4801 मीटर। और जो ये स्थित है ये है फ्रांस देश में। ये जो माउंट ब्लैंक है ये फ्रांस देश में स्थित है। और इस माउंट ब्लैंक को व्हाइट माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट माउंटेन्स के नाम से माउंट ब्लैंक को जाना जाता है। एक बार फिर से देखते हैं एफिल टावर कहां पर है। लोकेशन पूछी जाए तो पेरिस फ्रांस में। हाइट पूछी जाए तो 324 मीटर। वास्तुकार जी एफिल है और वास्तुकार जी एफिल होने के कारण ही इसका नाम एफिल टावर रखा गया है। प्रसिद्धि क्या है, फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है माउंट ब्लैंक। 4801 मीटर इसकी हाइट है और फ्रांस देश में स्थित है। और माउंट ब्लैंक का जो निकनेम है वो है व्हाइट माउंटेन्स। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं पहला, आप लोगों ने जरूर सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप ये एक पूरा टॉपिक है। टॉपिक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के संबंध में जो फ्रांस का पॉइंट बनता है वो ये बनता है, फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस में 1998 में आयोजित किया गया था और जिस समय पर आयोजित किया गया उसी समय फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप को जीता था। यानी कि 1998 में ही फ्रांस में आयोजन किया गया किसका, फीफा वर्ल्ड कप का, और प्लस आयोजन प्लस विजेता। अर्थात फीफा वर्ल्ड कप का 1998 में फ्रांस में आयोजन किया गया और 1998 में ही फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप को जीता। ये एक पॉइंट बनता है। और फ्रांस के बारे में पॉइंट बनता है, सबसे पहले समलैंगिकता कानून पास करने वाला देश। समलैंगिकता कानून पास करने वाला देश, ये वन लाइनर पॉइंट है फ्रांस देश के बारे में। उसके बाद में पॉइंट बनता है साहित्य क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला देश। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार
जीतने वाला देश। नोबेल पुरस्कार संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत इसलिए की गई थी, जो अल्फ्रेड नोबेल नामक व्यक्ति थे, उनका जन्म 1833 में हुआ था और इनकी कोई औलाद नहीं थी, तो इनकी बेनाम संपत्ति थी और इन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए थे। डायनामाइट और बैलिस्टाइट, ये दो आविष्कार इसके सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माने जाते हैं और लास्ट में मृत्यु भी इनकी डायनामाइट के कारण ही हो गई थी, इसलिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये पूरा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार, कभी टाइम लगाकर इसके बारे में भी हम जरूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो तथ्य बनता है फ्रांस देश के बारे में, वो यही बनता है, साहित्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला देश फ्रांस है। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जो जीते हैं वो फ्रांस देश में जीते गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल ये दो देशों के बीच में है, वो उसमें एक देश है फ्रांस और जो दूसरा देश है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इन दो देशों के बीच में इंग्लिश चैनल है। हम लोगों ने एक पॉइंट जाने, फीफा वर्ल्ड कप 1998 में फ्रांस में आयोजन और फ्रांस ही इसका विजेता, और सबसे पहले समलैंगिकता कानून पास करने वाला देश वो भी फ्रांस है, और साहित्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला देश वो भी फ्रांस है। और इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में है? फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल है। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। आपने ओलंपिक खेल जरूर सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अब सुनिए। ओलंपिक खेल ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 2 बार आयोजित हो चुके हैं और 1 बार प्रस्तावित हैं। पेरिस ओलंपिक। पेरिस में ओलंपिक खेल सबसे पहले 1900 में हुए, उसके बाद में 1924 में हुए और 1 बार 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल प्रस्तावित हैं। अर्थात 2024 में जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहां पर होंगे? पेरिस में। और 2020 के जो ओलंपिक खेल होने थे वो जापान की कैपिटल टोक्यो में होने थे। टोक्यो ओलंपिक उनका नाम था और ड्यू टू कोविड-19 के कारण वो कैंसिल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट ईयर होने की संभावना है। अगर नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही ये कोविड-19 रहता है तो फिर कैंसिल कर दिए जाएंगे गेम, बिल्कुल फिर नहीं होंगे, फिर इन्हीं गेमों का आयोजन होगा। उसके बाद में पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है, यूनेस्को। जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। अब हमारा जो टॉपिक बनेगा, पहले इसी टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, यूनेस्को के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म के बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशन के बारे में, कब फॉर्मेशन हुआ कब नहीं हुआ। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। उसके बाद में यूनेस्को की स्थापना किस लिए की गई थी, ये पॉइंट भी बनता है। यूनेस्को की स्थापना इसलिए की गई थी एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल के माध्यम से एक दूसरे देश में भाईचारा यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखनी और एक दूसरे देश को जानने की कोशिश इनके द्वारा की जा सकती है। अर्थात विश्व वर्ल्ड लेवल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को की फुल फॉर्म हम लोगों ने जान ली है। अब इससे आगे इसके बारे में जो पॉइंट पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, एक फाउंडेड और फॉर्मेशन, यानी कि यूनेस्को की फॉर्मेशन कब हुई और फाउंडेड कब हुई। ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। इन पॉइंट्स के बारे में आप लोग एक बार
एक अलग योजना का नाम लिखते हैं। मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की किसी योजना की, तो मान लीजिए घोषणा कर दी 5 मई को, और योजना की जो शुरुआत हुई वो योजना की शुरुआत हुई 12 मई को। तो इस टाइम पीरियड के बीच में डिफरेंस है, और ऐसे ही इनके बीच में भी डिफरेंस है। ये फाउंडेड है 16 नवंबर 1945 को, और जो इसकी फॉर्मेशन हुई यूनेस्को की वो हुई 4 नवंबर 1946 में। ये इसकी फॉर्मेशन हुई। अब हम लोग बात करते हैं इसमें टोटल कंट्री, टोटल देश कितने हैं। जिस टाइम पर इसकी स्थापना हुई उस टाइम पर इसमें देश थे 37 देश, और वर्तमान में इसमें देश हैं, वर्तमान में कुल देश वो है 193 प्लस 11। ये प्लस 11 किस लिए लिखा गया है, ये परमानेंट कंट्री नहीं है। 193 जो है ये परमानेंट कंट्री है, और ये 11 है ये पार्टनरशिप कंट्री है, अर्थात सहयोगी देश है, पार्टनरशिप कंट्री 11। उसके बाद में इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। वर्तमान डायरेक्टर जनरल, यानी कि इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है आंद्रे एंजोली। आंद्रे एंजोली इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, और ये भी फ्रांस देश से ही बिलोंग करते हैं, फ्रांस देश से ही बिलोंग करते हैं। और ये इस पद से आने से पहले फ्रांस के कल्चरल मिनिस्टर थी, कल्चरल मिनिस्टर थी आंद्रे एंजोली, फ्रांस देश से संबंधित है ये वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। अब इसके बाद में हम जो पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं यूनेस्को के इंडिया के संदर्भ में, कि यूनेस्को में भारत की कितनी धरोहर शामिल है। यूनेस्को में भारत की टोटल 38 धरोहर शामिल है, और इन 38 धरोहर को हम एक एक करके अब हम जानेंगे। अब हम बात लिखते हैं 30 प्लस 7 प्लस 1। जो ये 30 धरोहर हैं ये सांस्कृतिक हैं, अर्थात जो भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है, सांस्कृतिक कल्चरल। और ये 7 जो धरोहर ये प्राकृतिक हैं, अर्थात जो नेचुरल प्रकृति ने हमें दी है, और ये एक है ये है मिश्रित। हम लोगों ने यूनेस्को के बारे में जाना। सबसे पहले यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और फिर इसका फाउंडेशन कब हुआ, 16 नवंबर 1945 को, और फॉर्मेशन कब हुआ, ये 4 नवंबर 1946 को। टोटल कंट्री जिस टाइम पर स्थापना के समय इसमें टोटल देश थे वो 37 देश थे, और वर्तमान में कुल देश है वो 193 प्लस 11 है। ये 11 पार्टनरशिप कंट्री है, नॉट परमानेंट कंट्री, और ये 193 ये परमानेंट कंट्री है। और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है वो है आंद्रे एंजोली, और ये फ्रांस देश से बिलोंग करती हैं। यूनेस्को में भारत की टोटल धरोहर शामिल है, यूनेस्को में 38 भारत की धरोहर शामिल है, 30 सांस्कृतिक धरोहर है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर शामिल है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वो इन भारत की जो ये धरोहर शामिल है इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे वो ये देखेंगे कि धरोहर का नाम, फिर उसकी लोकेशन, फिर कब यूनेस्को में शामिल की गई, उसका निर्माण किसने कराया, ये पॉइंट सब हम यूनेस्को की धरोहर शामिल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो धरोहर का पॉइंट बनता है वो बनता है ताजमहल का। ताजमहल, शायद मेरे को ताजमहल की लोकेशन बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी बता देते हैं, हमारा फर्ज है। ताजमहल, इसकी लोकेशन है आगरा उत्तर प्रदेश में, और आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। अगर आप ताजमहल देखने जाओगे तो जो वर्तमान में जिस गेट से एंट्री होती है वो उसका मुख्य द्वार नहीं है,
जो मुख्य द्वार है वो पहले यमुना नदी की साइड ही था। जो दूर दूर से राजा आते थे या जो भी देखने पर्यटन को देखने आते थे वो यमुना नदी के थ्रू ही यहाँ पर पहुंचने का एकमात्र साधन था पुराने समय पर, और वो उसी साइड से उसका मुख्य द्वार है जो वर्तमान में आप लोग देखने जाते हो। जो एंट्री होती है वो ताजमहल का मुख्य द्वार नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किसने बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में, बेगम मुमताज की याद में बनवाया गया था ताजमहल। अब कब बनवाया गया ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है, टाइम पीरियड बहुत ही कम पूछा जाता है। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ 1631 में और कंप्लीट हुआ 1653 में। निर्माण कार्य शुरू 1631 और कंप्लीट हुआ 1653 में। अब बात करते हैं यूनेस्को में कब शामिल किया गया। उससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसके वास्तुकार। इसके वास्तुकार है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार हैं, डिजाइनर हैं, और निर्माता हैं वो है ईसा खान। निर्माता है ईसा खान। आप लोगों को ये पॉइंट समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आपने अपने मकान का निर्माण करना है, अच्छा घर बनाना है, तो सबसे पहले उसका क्या बनवाओगे? मैं कोई अलग व्यक्ति बनाता है और उस घर को कोई अलग व्यक्ति बनाता है। यही पॉइंट ये है। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी है और निर्माता जो है वो है ईसा खान। अब बात करते हैं ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल होने वाली ये सबसे पहली साइट है। इसी टाइम पीरियड पर 4 धरोहर को शामिल किया गया था। उसमें सबसे पहले ताजमहल का नाम आता है 1983 में ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया गया। हम लोग बात कर रहे हैं यूनेस्को की। यूनेस्को में भारत की 38 धरोहर शामिल हैं, उसमें से सबसे पहली है ताजमहल। लोकेशन है आगरा, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी पर। किसने बनवाया था? वो बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में। कब बनवाया था? 1631 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1653 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं वास्तुकार की। इनके वास्तुकार जो डिजाइनर है वो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के, और निर्माता है ईसा खान। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1983। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगरा का किला। नेक्स्ट बात करते हैं आगरा का किला। नंबर दूसरी जो यूनेस्को में धरोहर शामिल है वो है आगरा का किला। इसका आगरा के किले का सबसे पहले लोकेशन जानते हैं आप। लोकेशन पहले ही समझ गए होंगे कि कहां पर इसकी लोकेशन है, कहां पर यह स्थित है। तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका पुराना नाम आगरे के किले का ये ऐसा बताया जाता है कि इसका निर्माण नहीं करवाया गया। निर्माण इससे पहले ही बादल नामक राजा ने करवाया था, और इसी कारण इसका जो पुराना नाम है आगरे के किले का वो है बादलगढ़। और इस आगरे के किले का फिर पुनर्निर्माण या पुनर्जीवित करवाया गया था मुगल शासकों के द्वारा। पहले बात करते हैं इसका पुराना नाम। आगरे के किले का पुराना नाम बादलगढ़। बादलगढ़ किस कारण से है ये पुराना नाम? एक राजा थे बादल, उनके द्वारा इनका निर्माण कराया गया था, ऐसा बताया जाता है। इसका वर्णन किया है बादलगढ़, इसका पुराना नाम बादलगढ़ बताया है, वो बताया है अबुल फजल ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि अबुल फजल अकबर के नौरतन थे या नहीं। जो आप लोगों को ये वर्तमान में किला देखने को मिलता है, जो हम अब देखने जाते हैं, जो वर्तमान में किला हमको देखने को मिलता है, इसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था।
अकबर द्वारा करवाया गया था। 1565 से लेकर 1573 के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। बताया जाता है एक बार अकबर इसको देखने आए थे, उस टाइम पर ये बिल्कुल खराब हालात में था और फिर इसको देखते हुए अकबर ने इसका निर्माण कराया था। कहीं कहीं पर एक जगह किताब ए यामिनी में एक महमूद गजनवी की पुस्तक है, किताब ए यामिनी। इस पुस्तक में ऐसा बताया जाता है, यह महमूद गजनवी की पुस्तक है, महमूद गजनवी की पुस्तक है। इसमें यह बताया जाता है कि इसका निर्माण सिकरवार राजपूतों ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। सिकरवार राजपूतों ने 9वीं शताब्दी में कराया। जो आगरे के किले का इतिहास है वो एक तरफ से बिल्कुल क्लियर नहीं है। कोई बताता है इसका निर्माण पुराने समय पर राजा बादल ने कराया, इसके कारण इसका नाम बादलगढ़ रखा गया। और किताब ए यामिनी जो मोहम्मद गजनवी की पुस्तक है उसमें वर्णन है कि सिकरवार राजपूतों ने इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया। लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, जो हमको वर्तमान में किला देखने को मिलता है उसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था 1565 से लेकर 1573 के मध्य में, और ये यूनेस्को में शामिल किया गया 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया आगरा का किला। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे जो यूनेस्को की ये टोटल सबसे पहले जो 38 धरोहर शामिल है, कब कौन सी धरोहर शामिल हुई और उसकी क्या प्रसिद्धि है, उसके बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।